Hello dear students, welcome to Career Planet. Myself Dr. अर्पिता ओझा, your biology mentor. तो एक और वीडियो आ चुका है हमारी क्वेश्चन बैंक सीरीज का। आई होप आप हमारे साथ बने हैं स्टार्टिंग से। तो देखिए हमारा सेक्शन सी जो है उसका क्वेश्चन नंबर 31 वो क्या कहना चाहता है हमें, डिस्क्राइब द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। जो ह्यूमन हार्ट है उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बताइए। इससे पहले और भी हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से क्वेश्चन आ चुके हैं। वो क्वेश्चन किससे रिलेटेड थे? डबल सर्कुलेशन से रिलेटेड थे। तो उसका जो पूरा मैकेनिज्म था वो हमने अच्छे से पढ़ा था और थोड़ा बहुत हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में भी हमने देखा था। तो हम देखते हैं हमारा ह्यूमन हार्ट क्या है। तो ह्यूमन हार्ट जो होता है एक मस्कुलर ऑर्गन है और ये कार्डियक मसल से बना होता है एंड इसके पास 4 चैम्बर्स होते हैं। जनरली जो कोई ह्यूमन बीइंग है उसकी फीस्ट का शेप का ये जो होता है इतना ये ऑर्गन होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ये क्या करता है? ब्लड को पंप करने का फंक्शन करता है। ब्लड को पंप करता है। किस तरह से पंप करता है? तो इसके अंदर जो इम्पल्स जनरेट होते हैं वो क्या करते हैं, इसके जो 4 चैम्बर्स हैं राइट और लेफ्ट में उनको डिवाइड किया गया है। एट्रियम और वेंट्रिकल होते हैं। तो 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं एंड राइट लेफ्ट में डिवाइडेड होते हैं। इस तरह से टोटल 4 चैम्बर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की हेल्प से क्या करते हैं, ब्लड का पंपिंग करते हैं। और इसका पंपिंग करने की ज़रूरत क्यों है और ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, किस तरह से उनका सर्कुलेशन होता है, किस तरह से वापस प्योरीफाई होते हैं, क्यों हार्ट में 2 टाइम्स ब्लड आता है, इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इससे प्रीवियस टू प्रीवियस जो भी वीडियो हैं उसमें अच्छे से समझ सकते हैं। तो अभी हमारा मेन फोकस किस पर रहने वाला है, हार्ट का स्ट्रक्चर, यानी कि ये कैसा दिखता है और इसके अंदर की एनाटॉमी किस तरह से होती है। तो देखिए क्या होता है, ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स नेमली 2 वेंट्रिकल्स एंड 2 एट्रिया। द वेंट्रिकल्स आर द चैम्बर्स दैट पंप ब्लड एंड एट्रियम्स आर द चैम्बर दैट रिसीव ब्लड। तो देखिए हम इसको स्ट्रक्चर के तौर पे समझते हैं। हमने पहले भी स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ किया था। तो ये जो हमारा हार्ट है एक तरह से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इसको अगर मैं आपको सिंपल फॉर्म में समझाना चाहूँ तो मान लीजिए ये हमारा हार्ट है। काफ़ी बेसिक सा डायग्राम बनाया है मैंने इसे और इसे मैंने 4 चैम्बर्स में डिवाइड कर दिया है। ये जो ऊपर वाले दोनों रहते हैं ये एट्रियम रहते हैं और नीचे वाले दोनों क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स होते हैं। अब इसको अपन ने राइट एंड लेफ्ट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम इसे डिवाइड कर देते हैं। ओके अब क्या होता है, ये जो एट्रिया होता है ये क्या करता है, ब्लड को लेता है। ओके और जो वेंट्रिकल होता है ये ब्लड को हार्ट से बाहर पहुंचाता है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमें मेनली देखने को मिलता है। तो इसके लिए जब भी कोई भी ब्लड आता है हार्ट की तरफ तो उसको कौन लेकर आता है, वेन लेकर आती है। और जब भी ब्लड हमारी बॉडी से बाहर जाता है तब उसको मतलब हार्ट से बाहर जाता है तो उसको कौन लेकर जाती हैं, आर्टरी लेकर जाती है। तो इधर वेंट्रिकल से दोनों आर्टरीज कनेक्टेड होती हैं और एट्रिया से दोनों वेन्स कनेक्टेड होती है। तो एक सिंपलेस्ट फॉर्म में आई होप आपको क्लियर हुआ होगा क्या होता है। और ये जो एट्रिया और वेंट्रिकल होते हैं ये आपस में वॉल से कनेक्टेड होते हैं। इसमें बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? ओके तब हम चलते हैं हमारे वापस थ्योरी की तरफ। तो इसमें क्या लिखा है, among which the right atrium and ventricle make up the right portion। yes of course बिल्कुल सही बात है। तो जो हमारा राइट साइड है वो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल बनाते हैं और जो हमारा लेफ्ट पोर्शन है वो लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल बनाता है। द राइट साइड ऑफ द हार्ट पंप deoxygenated blood into our lungs and left side of the heart pump oxygenated blood यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। अब इसका फंक्शन हम थोड़ा सा समझ लेते हैं ये क्या कहना चाहता है। तो देखिए हमारा जो पूरा लेफ्ट पार्ट है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आता है। ओके कहाँ से लेकर आता है, फ्रॉम लंग्स। तो लंग्स से जो हमारा ब्लड है वो प्योर होके कहाँ पर आता है, लेफ्ट हमारे एट्रियम की तरफ आता है। तो कौन सी वेन इसको लेकर आती है, पल्मोनरी वेन इसको लेकर आती है हमारे लेफ्ट एट्रियम की तरफ और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे बॉडी तक लेकर जाती है। कौन, हम पहले ये सब पढ़ चुके हैं, एओर्टा। ओके तो यही पूरा ऑक्सीजनेटेड का साइकिल चलता है इसलिए हमने रेड से ड्रॉ किया है। फिर क्या होता है, हमारे बॉडी ने, जो हमारी बॉडी थी इसने कंज्यूम कर लिया उस ब्लड को। तो ये जो उसका ब्लड है यहाँ पर जो उसका ब्लड है वो सारा वापस इम्प्योर फॉर्म में आएगा बॉडी से किसके पास, वेना केवा के पास। कहाँ आएगा,
वेना केवा के पास हमें देखने को मिलेगा। आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया। तो वेना केवा के पास ये आता है, वहाँ से ये राइट एट्रियम में आता है, ट्राइकस्पिड वॉल की हेल्प से ये वेंट्रिकल में आता है और हमारी बॉडी से वापस जो हमारा हार्ट है इससे वापस चला जाता है किसकी तरफ, लंग की तरफ, क्या करने के लिए, प्योर होने के लिए। तो इस तरह से पूरा साइकिल बनता है एंड ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रखा जाता है। एट्रियम के बीच में इंटर एट्रियल सेप्टम प्रेजेंट होता है और यहाँ पर इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा पूरा हमने ब्लड सप्लाई इसके अंदर अच्छे से क्लियर कर लिया। ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं। एंड हमें लेफ्ट एंड राइट बता दिया कौन ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाता है। ऑन एन एवरेज द हार्ट बीट्स 70 to 72 टाइम्स पर मिनट। हमारे एक मिनट में कितनी बार हार्ट बीट करता है, तो 70 to 72 टाइम्स वो पर मिनट बीट करता है। एंड अगर हम डे तक माने तो 1 लाख टाइम्स पर मिनट, और अगर हम पूरा ईयर में माने तो 36 लाख टाइम्स ये क्या करता है, हार्ट को बीट करता है। और पूरे लाइफ टाइम में अगर हम देखें तो 2.5 बिलियन टाइम्स कंटिन्यूसली हार्ट बिना रुके पंप करता रहता है। ठीक है, तो एक बार समझ लीजिए ये कंटिन्यूसली पंप कर रहा है, तो इसकी जो मसल्स होती हैं वो कभी नहीं थकती हैं, इसलिए जो कार्डियक मसल्स होती हैं उनको काफ़ी स्ट्रॉन्ग मसल्स कहा गया है, क्योंकि ये कभी भी थकती नहीं है। ओके, देन हम इसके अंदर देखते हैं द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो हमारा जो ह्यूमन हार्ट है इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या क्या होते हैं। द हार्ट इज़ द मेन ऑर्गन इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारा हार्ट जो है एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। येस ऑफ कोर्स, सर्कुलेटरी सिस्टम का द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द हार्ट इज टू पंप द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को पहुंचाने का काम कौन करता है, हार्ट करता है। ओके, ऑफ कोर्स पता है हमें ये बात। एंड इट ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन द एडिक्वेट ब्लड प्रेशर थ्रू आउट द बॉडी। येस, क्योंकि जब हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है तो ब्लड का प्रेशर जो है मेंटेन रखने का फंक्शन भी हार्ट का होता है। ओके, हो सकता है किसी भी वजह से कभी ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज हो गया है, ब्लड रेजिस्टेंस इंक्रीज डिक्रीज हो गया है, तो हार्ट जो होता है अपने कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से क्या करता है, उसको रेगुलेट करने का काम भी करता है। द स्ट्रक्चर इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग द सर्कुलेशन। यस, इसका जो स्ट्रक्चर है ये किस तरह से बनाया गया है कि ये सेपरेट रखें दोनों ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो हमने जो देखा था उसके अंदर यही इसका रीज़न था, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आपस में सेपरेट होते हैं। ओके, एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट इन ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। यस, क्योंकि ये ब्लड को लेकर जा रहा है तो ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को वापस क्या करता है, हमारी बॉडी से रिलीज आउट करवाने के लिए लंग्स में लेकर जाता है। तो ये सब किसकी वजह से पॉसिबल है, हार्ट की वजह से ये सब पॉसिबल है। एंड इट ऑल्सो फंक्शंस बाय रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। हमने बता दी सारी बातें। तो इस तरह से हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर होता है और हमने कुछ बेसिक से पॉइंट हार्ट के बारे में पढ़े। इसका मैकेनिज्म क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, कहाँ से ब्लड आता है, कैसे जाता है, क्यों हमें ज़रूरत है, इससे रिलेटेड हमें अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इससे पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं इसकी एक पूरा डिटेल्ड स्ट्रक्चर को समझने के लिए। तो देखिए, हमने इससे पहले पढ़ा था इसके पास 2 एट्रिया होते हैं, तो वो 2 एट्रिया काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो हमारा जो ये हार्ट है ये हमारी थोरेसिक कैविटी में उसके मिडिल पार्ट से थोड़ा सा लेफ्ट साइड में टिल्टेड पोर्शन में होता है, और इसका ये पार्ट इसका क्या कहलाता है, एपेक्स कहलाता है। ओके, ये एपेक्स होता है, एपेक्स के बाद इसका बेस पार्ट होता है जिसके ऊपर जो हमारा हार्ट है पूरा लाई करता है। मोस्टली जो हमारा लेफ्ट एट्रियम होता है उस पर हमारा पूरा हार्ट जो है लाई करता है। ओके, फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अगर ये लेफ्ट एट्रियम है तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट, ये हो जाएगा हमारा राइट एट्रियम। ओके, और हम वेंट्रिकल की बात करें तो देखिए इधर क्या है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, तो इधर क्या आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल। ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ब्लड आता है। अब देखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो लंग्स हैं, लंग्स क्या करते हैं, वेन की हेल्प से, कौन सी वेन की हेल्प से, पल्मोनरी वेन की हेल्प से ये क्या करते हैं, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड लेकर आते हैं। तो ये रही हमारी पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, दो क्योंकि हमारे पास 2 लंग्स हैं तो ये इस तरह से ब्रांच्ड फॉर्म में हमारे पास आती हैं। तो ये कौन सी वेन हो गई, हमारी पल्मोनरी वेन।
तो पल्मोनरी वेन जो है वो लंग्स से ब्लड को लेकर आई है, ब्लड यहाँ पर आया है, लेफ्ट एट्रियम में आया है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया है, और इसी के साथ इस पर क्या प्रेजेंट है, बायकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट है। ओके, बायकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट है। ये जो है ये कॉर्डा टेंडिनी जो होते हैं इनसे रेगुलेटेड होते हैं। तो इनका क्या नाम है, कॉर्डा टेंडिनी। तो ये कॉर्डा टेंडिनी से क्या रहते हैं, रेगुलेटेड रहते हैं। अब क्या होता है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसमें ब्लड फिल होने लगता है और ये क्या करता है, हमारे जो एओर्टा है उसके अंदर एंटर कर जाता है। तो ये क्या कहलाएंगे, पूरी एओर्टा। ओके, कहाँ ब्लड लेकर जाएंगी, यहाँ से बॉडी को ब्लड दे देती हैं। ओके, पॉइंट क्लियर हो गया। फिर बॉडी से ब्लड घूमते हुए वापस आता है वेन्स के अंदर। तो हमारी सबसे लार्जेस्ट वेन होती है वेना केवा। वेना केवा यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइडेड है, सुपीरियर फर्स्ट एंड इंफीरियर वेना केवा। ओके, तो ये कौन सी हो गई, इंफीरियर वेना केवा। तो सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा जो होती हैं दोनों कंबाइन होकर किस में खुलती हैं, हमारे राइट एट्रियम के अंदर ओपन होती हैं। ओके, तो राइट एट्रियम में ओपन हो गई, वहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होता है और ये किसके अंदर जाता है, फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है और राइट वेंट्रिकल से ये क्या करता है, हमारे वापस लंग्स को पहुँचाया जाता है। तो यहाँ पर एक और ब्लड सप्लाई निकलती है कुछ इस तरह से, जो कि कहाँ की तरफ जाती है, हमारे लंग्स की तरफ चली जाती है। ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। ओके, ये हमारी क्या दी गई आपको, पल्मोनरी आर्टरी बताई गई हैं। तो इस तरह से हमारे पूरे हार्ट का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर है आपको सारे पॉइंट्स। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 32। क्वेश्चन 32 क्या कहता है, व्हाट इज HIV एंड एड्स एंड राइट टेस्ट फॉर एड्स। तो HIV एंड एड्स क्या है एंड हमें एड्स के टेस्ट बताने हैं। ओके, तो HIV क्या है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। HIV इज अ वायरस एंड लाइक अदर वायरस इट कैन स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड करता है। इट इज़ द कैजुअल फैक्टर फॉर एड्स, और ये फैक्टर है, ये पैथोजन है या फिर फैक्टर कह सकते हैं, हमारे एड्स को कॉज करता है HIV वायरस। द वायरस इज इनकैपेबल ऑफ किलिंग बाय होस्ट इट्सेल्फ। होस्ट से ये अपने आप किल नहीं होता है, क्योंकि ये क्या करता है, जिस होस्ट सेल में जाता है उस सेल का ही शेप ले लेता है। तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है इस वायरस को पहचान नहीं पाता है। उस वजह से क्या होता है, ये हमारे होस्ट ऑर्गेनिज्म में काफ़ी टाइम तक रहता है। पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, तो ये था हमारा HIV। फिर बोला है व्हाट इज एड्स। तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इज नोन एज एड्स एंड इट इज़ द डिजीज। इट इज़ अ कंडीशन एक्वायर्ड ओनली आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ HIV। जब हमारी बॉडी में HIV एंटर करता है तब हमें ये डिजीज़ हो जाती हैं। और क्या नाम था इसका, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इज़ द मोस्ट सीवियर फेज ऑफ HIV इन्फेक्शन। HIV इन्फेक्शन का जो बहुत सीवियर स्टेज होती है वो हमें एड्स के तौर पे देखने को मिलती है। पीपल विथ एड्स हैव कम्प्लीटली डैमेज्ड इम्यून सिस्टम। फिर क्या होता है, जब देखिए हम ये जो वायरस है हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है और वहाँ से ये क्या करता है, हमारी जो इम्यून जो फंक्शन होता है उसको पूरा धीरे धीरे डैमेज करने लगता है, क्योंकि ये जो हमारी सेल्स होती हैं और उन्हीं सेल का शेप ले लेता है, उसकी तरह दिखने लगता है, फिर अंदर से उन्हीं को किल करने लगता है और हमारा इम्यून सिस्टम धीरे धीरे ड्रॉप होने लगता है। एक कंडीशन ऐसी आती है इसके अंदर पूरा ही इम्यून सिस्टम जो होता है डिस्ट्रॉय हो जाता है, विच मे ऑल्सो रिजल्ट इन एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सीवियर डिजीजेज। उससे क्या होगा, जब हमारा इम्यून सिस्टम ड्रॉप हो जाएगा तो दूसरी और डिजीजेस थी जिसकी वजह से हमें हमारी बॉडी को इम्यूनिटी मिलती थी और हम उन डिजीज़ से फाइट कर पाते थे। अब हम वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया है, बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है, इसलिए हमें दूसरे डिजीज़ हो जाते हैं और कॉल्ड अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन। इसीलिए एड्स को हम अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन कहते हैं। इसका डायग्नोसिस कितने टाइम से होता है, तो इसका जो डायग्नोसिस होता है वो 6 to 8 वीक में होता है। ओके, आफ्टर द HIV इन्फेक्शन के 6 to 8 वीक्स बाद होता है एंड डिस्टिंक्ट इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन स्टार्ट टू अपीयर इन द बॉडी। और बॉडी में कुछ कुछ रिएक्शंस अपीयर होने लगती है जो कि शो करते हैं इम्यूनोलॉजिकल डेफिशिएंसी हुई है। एंड द टेस्ट आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग सच रिएक्शंस। और इन्हीं रिएक्शंस को पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग टेस्ट जो हैं वो देखते हैं। ओके, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, तो फर्स्ट हैं
एलाइजा। ओके, तो मैंने आपको इससे पहले जब हम MCQs एंड वन लाइनर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको एलाइजा की फुल फॉर्म पूछी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म ऑफ एलाइजा। तो एलाइजा टेस्ट जो है वो एड्स के लिए किया जाता है, ताकि हम जो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस हैं जो कि हमारी बॉडी में चल रही हैं, अगर हमें HIV का कॉन्ट्रैक्शन हो गया है तो उस टाइम हम क्या करते हैं, ये टेस्ट करवाते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से। ओके, इन दिस टेस्ट एड्स किट कंटेनिंग HTV एंटीजन आर यूज्ड। इसके अंदर क्या होता है, किट यूज़ किया जाता है, और जो कि इसके अंदर क्या होता है, HTV एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, सेकंड टेस्ट इसका कौन सा है, इसका सेकंड टेस्ट है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट क्या कहता है, देखिए, दिस इज द मोर रिलायबल एंड एग्जैक्ट टेस्टिंग प्रोसेस। ये मोर रिलायबल और एग्जैक्ट टेस्टिंग प्रोसेस है। इट इन्वॉल्व्स लो कॉस्ट एंड लेस टाइम, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है और कम टाइम में भी आपको रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं और आपको पता चल जाता है क्या इसका डायग्नोस क्या ये है या नहीं है, और इस तरह से हम इसको डायग्नोस करते हैं। ओके, ओरा क्विक टेस्ट, इसमें क्या होता है, इट कैन बी परफॉर्म्ड एट होम, हम घर पर देख सकते हैं। इट टेक्स अबाउट 20 मिनट, ब्लड इज नॉट रिक्वायर्ड, गम स्वाइप इज यूज टू टेस्ट द HTV प्रेजेंस। ओके, सिर्फ हम क्या करते हैं, जो हमारा गम स्वाइप है उससे ही अगर हमने ले लिया और वहाँ पे जाके चेक कर लिया तो हमें ओरा क्विक टेस्ट से जल्दी से पता चल जाता है। तो इस तरह से हमने देखा HIV क्या होता है, एड्स, और एड्स इसके अंदर किस तरह से हमें एड्स डिजीज़ होती है और उसके क्या क्या डायग्नोसिस टेस्ट हैं। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 33 हमें क्या पूछता है, नेम द पैथोजन ऑफ हाइड्रोफोबिया डिजीज एंड राइट 3 सिम्टम्स ऑफ इट। तो देखिए, हमें पूछा है कि हाइड्रोफोबिया डिजीज़ कौन से पैथोजन की वजह से होती है। तो उससे पहले आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, हाइड्रोफोबिया डिजीज़ जो है वो उसे हम रेबीज़ भी कहते हैं। ओके, आपने सुना होगा रेबीज़ का नाम। दिस डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय रेबीज़ वायरस, ये भी एक वायरस डिजीज़ थी, और एड्स भी जो अभी हमने पढ़ी थी वो भी वायरस इंड्यूस्ड डिजीज़ थी। ओके, तो इसमें रेबीज़ वायरस की वजह से ये होता है। इसे हमने हाइड्रोफोबिया क्यों कहा है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो पेशेंट है वो उसको वाटर के लिए फोबिया हो जाता है, इसलिए इसे हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। दिस वायरस इज फाउंड इन द सलाइवा ऑफ मैड डॉग। मैड डॉग के सलाइवा के अंदर ये वायरस प्रेजेंट होता है, या इसके अलावा कैट, वोल्फ, फॉक्स, मंकी, स्क्विरल, इन सब में भी ये देखने को मिलता है। ओके, वंस सिम्टम्स आर सीन इन दिस द डिजीज, डेथ इज डेफाइनिट। अब देखिए, अगर किसी रीज़न से ये जो हमारे पास जितने भी एनिमल हैं, अगर इन्होंने बाइट कर लिया है किसी ह्यूमन बीइंग को, तो देखिए इनके सलाइवा में ये वायरस प्रेजेंट होता है, जो हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है और ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी के बाकी पार्ट्स में पहुंच जाता है। एक बार अगर इसके सिम्टम्स दिख गए तो डेथ इसकी कंफर्म होती है। ओके, डिजीज कॉज्ड बाय रेबीज वायरस इज नोन एज हाइड्रोफोबिया, विच मीन्स फियर ऑफ वाटर। और इसके अंदर क्या होता है, जो कि हमारा ऑर्गेनिज्म जो है हमारी बॉडी में वो एंटर कर चुका है, तो ह्यूमन बीइंग जो है उसको फियर ऑफ वाटर हो जाता है। अब इसके सिम्टम्स जो हैं वो हम अच्छे से देख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए क्या होते हैं इनके सिम्टम्स। तो सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज आर सीन आफ्टर 4 to 5 days ऑफ बाइटिंग फ्रॉम अ मैड एनिमल। ओके, ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ डॉग के बाइट की वजह से होता है, कुछ दूसरे एनिमल्स भी हैं उनमें भी ये हो सकता है। ओके, ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। तो अगर किसी दूसरे मैड एनिमल या मैड डॉग ने अगर बाइट किया है तो उसके 4 to 5 days हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ऑन द बॉडी पार्ट वेयर ही हैज़ बिटन देयर बिकम स्वेलिंग। जहाँ पर उसको बाइट किया गया है उस जो बॉडी पार्ट है वहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी। फर्स्ट पॉइंट हमें क्लियर हो गया। तो वहाँ पर स्वेलिंग आती है, पेन होने लगता है, एंड फिट्स कम वाइल ड्रिंकिंग एंड एनी फ्लूइड सब्सटेंसेस। ठीक है, आप कोई भी फ्लूइड सब्सटेंस पीते हैं तो उसके साथ एक और चीज़ देखने को मिलती है, उसको आपको स्वेलो करने में भी बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम होती है। ओके,
ये पॉइंट क्लियर है। पेशेंट डज नॉट लेट एनीबडी कम नियर हिम, और पेशेंट क्या करता है, किसी भी पर्सन को अपने नज़दीक नहीं आने देता है। एंड फॉर्म स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम हिज माउथ, और उसके मुंह में से क्या होता है, फॉर्म यानी कि झाग निकलने लगता है। ओके, ही गेट्स अफ्रेड फ्रॉम वाटर, क्योंकि उसको क्या होता है, वाटर, जो अब वो अगर वाटर ले रहा है तो उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है, उसको स्वेलो भी नहीं कर पाता है, तो वो वाटर से अफ्रेड होने लगता है। फियर ऑफ वाटर इसी को कहते हैं, इसीलिए इसे हाइड्रोफोबिया कहा गया है। टू गेट क्योर फ्रॉम दिस डिजीज अपार्ट फ्रॉम डूइंग इनिशियल ऑइंटमेंट बैंडेजेस चेक शुड बी केप्ट ऑन द डॉग फॉर एटलीस्ट 10 days। तो देखिए इसके लिए क्या ज़रूरी है, क्योंकि इसके सिम्टम्स जो है 4 to 5 days में आते हैं, और एक बार बहुत सारे सिम्टम्स अगर सीवियर कंडीशन में देखने को मिल गए हैं तो पर्सन की डेथ कंफर्म है। तो उसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए ये पॉइंट आपको यहाँ पर समझना ज़रूरी होगा कि अगर किसी डॉग ने बाइट किया है तो हमें ये ज़रूरी है कि हम उस जो डॉग है उसके ऊपर भी अच्छे से हमारी नज़र बनाए रखें। ओके, एंड एक और पार्ट हमें ध्यान रखना है, अपार्ट फ्रॉम डूइंग इनिशियल ऑइंटमेंट बैंडेज चेक शुड बी केप्ट ऑन द डॉग फॉर एटलीस्ट 10 days। इफ डॉग बिकम मैड और डाई इन दीज 10 days देन रेजिस्टेंस वैक्सीन शुड बी गिवन इन पेशेंट्स एब्डोमेन। फिर क्या करते हैं हम, पेशेंट के एब्डोमेन में रेजिस्टेंस की जो इंजेक्शन है वो डाला जाता है। फॉर डायग्नोसिस ऑफ दिस डिजीज़ लुई पास्चर इन्वेंटेड, तो इस डिजीज़ के डायग्नोसिस के लिए जो हमारे लुईस पास्चर थे उन्होंने इन्वेंशन किया था वैक्सीन का। कब किया था, 1885 में। 14 इंजेक्शन, देखिए 14 इंजेक्शंस आर गिवन इन एब्डोमेन फॉर 14 days। 14 days तक कंटिन्यूसली 14 इंजेक्शन जो होता है एब्डोमेन में दिया जाता है, ताकि जो रेबीज़ है, वायरस है, उसके अगेंस्ट वैक्सीन हमें पहले से दी जा सके। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये ज़रूरी है ऐसा करना, अगर अदरवाइज़ क्या हो सकता है, पेशेंट की सीधा डेथ हो जाती है। तो ये हमारा एक तरह का क्या हो गया है, प्रिकॉशन हो गया है। फिर इसके अंदर आगे क्या समझाया है हमें, दे पेन अलॉट एज दीज इंजेक्शंस आर मीन्ट फॉर एब्डोमेन मसल। साथ ही देखिए मोस्ट ऑफ जनरली इंजेक्शंस होते हैं जो इंट्रामस्कुलर हैं, या जो कि ग्लूटियस मैक्सिमस मसल या किसी में दिए जाते हैं, या फिर कोई इंट्रावेनस इंजेक्शंस होते हैं। बट ये जो होते हैं काफ़ी पेनफुल होते हैं, बिकॉज ये क्या होते हैं, एब्डोमेन मसल में दिए जाते हैं। ओके, तो ये हमारे लुईस पास्चर जो थे उन्होंने 1885 के अंदर हमें इसके बारे में समझाया था। बट फ्यू ईयर्स बैक न्यू रेबीज़ वैक्सीन आर इन्वेंटेड, और कुछ टाइम बाद जो है दूसरी वैक्सीन जो थी वो और भी डेवलप की गई। इट इज़ गिवन इन फॉर्म ऑफ 3 इंजेक्शंस ऑन हैंड। तो थोड़ा सा इजी हो गया। 14 इंजेक्शन जो हैं हम एब्डोमेन की मसल पे दे रहे हैं, काफ़ी पेनफुल होता है, और जनरली ऐसा ही होता है। डॉग बाइट की कंडीशन चिल्ड्रन में देखने को ज़्यादा मिलती हैं, तो उनके लिए काफ़ी पेनफुल कंडीशन थी, तो उसका कुछ दूसरा अल्टरनेटिव निकाला गया, दूसरी वैक्सीन डेवलप की गई, और ये जो वैक्सीन है इसके 3 इंजेक्शंस लगाए जाते हैं हैंड पे। दैट्स इट। ओके, दे आर नोन एज म्यूरिक्स ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन। अब देखिए ये MHDC वैक्सीन कहलाती है। ओके, क्लियर है आपको ये पॉइंट? ठीक है। नेक्स्ट, इनिशियली दीज वैक्सीन्स वर यूज्ड इन अमेरिका इन 1980। तो ये पहले कहाँ पर यूज़ की गई थी? अमेरिका में 1980 से यूज़ करना इसको स्टार्ट किया गया था, एंड टुडे दे आर ऑल्सो यूज्ड इन इंडिया। तो अब ये इंडिया में भी यूज़ करती है। तो आपको समझ में आया रेबीज़ क्या होता है? तो ये एक हाइड्रोफोबिया डिजीज़ है, रेबीज़ वायरस से होती है। ऑफकोर्स जिस तरह से वायरस हमारी बॉडी में एंटर करके हमें हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मैनिपुलेट करने लग जाता है, वैसे ही इसमें भी होता है, बट इसके सिम्टम्स जो है दूसरी डिजीज़ के कंपेयर में काफ़ी डिफरेंट है। और ये जो सिम्टम्स है ये अलार्मिंग साइन भी आपको जनरेट करते हैं। हमें इसका टाइम पे वैक्सीन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पॉइंट क्लियर हो गया? आपको अच्छे समझ में आ गया? तो इस तरह से हमने क्या क्या देखा, हमने अच्छे से रेबीज समझ लिया, उसके बाद हमने HIV एंड एड्स देखे थे, और उसके सारे के सारे टेस्ट हमने
देखे थे किस तरह से होता है, फिर हमने ह्यूमन हार्ट का एक बेसिक स्ट्रक्चर देखा और इसके बेसिक फंक्शंस देखे थे। तो इस तरह से हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है या फिर कोई दूसरे लेक्चर में अगर आपको कोई डाउट है या पुराने कोई वीडियो में डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के अच्छे से बता सकते हैं। आप और किस वीडियोस पे लेक्चर चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट्स में बताइए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।